IMF से तो सूरत हाल बेहतर होती हुई नजर आ नहीं रही है। आज इसहाक डार साहब का बयान मैं देख रहा था, वो कह रहे थे जनाब हम तो मेंबर हैं, हम भिखारी थोड़ी हैं कोई, हमें वजीर आजम ने मना किया इसलिए हम नहीं गए। गुज़श्ता 13 महीने में जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद किया गया है, अब इसको ठीक करना कोई आसान काम नहीं होगा। हमने 80 अरब डॉलर से ज्यादा बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करनी है। अदायगियाँ बहुत ज्यादा हैं। या तो आप IMF प्रोग्राम में अगर मजीद डिले होता है तो आपके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अगर नहीं होता उसके बाद मैं कहना चाह रहा हूँ जो चैलेंजेस हैं वो IMF प्रोग्राम के होने के बाद शुरू होंगे। कितने साल लग जाएंगे सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए? कम से कम आपको 2 साल लगेंगे। वो भी आपने अगर नई गवर्नमेंट आती है और वो डिसीजन लेना शुरू करती है, या फिर यही गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू करती है और वो हाफ डिसीजन लेती है, उसमें सबसे बड़ा डिसीजन मैं आपको बताऊं वो बजट डेफिसिट पे कट लगाना है 30% का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। जनाब पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां और इंतकामी कार्रवाइयां दोनों ही उरूज पर हैं। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे में मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचने के साथ साथ कारोबारी एतमाद में भी वाज़ेह कमी आती जा रही है। गैलप बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के ताज़ा तरीन एडिशन के मुताबिक पाकिस्तान में मुतादिद माशी बहरानों के दरमियान 2023 के इब्तदाई 3 महीनों में कारोबारी एतमाद में मजीद कमी वाक़ हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के सियासी अदम इस्तेकाम ने मुख्तलिफ इक्तिसादी बहरानों और कारोबारी अदम तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ा दिया है। मज़कूरा सर्वे पाकिस्तान भर में साल 2023 की पहली तिमाही में तकरीबन 520 कारोबारी इदारों मालिकान के इंटरव्यूज़ पर मबनी है। ये मश्क 3 वसी हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिनमें मौजूदा कारोबारी सूरत हाल, मुस्तकबिल की कारोबारी सूरत हाल और मुल्क की समत शामिल है। तिमाही की बुनियाद पर इन तीनों शुबों के इंडेक्स वैल्यू कम तरीन सतह पर आ गई है, जबकि कारोबारी हालात खराब होने की तस्दीक करने वाले कारोबारों की तादाद में 7% इजाफा हुआ है। पिछली तिमाही से 1% पॉइंट की कमी के साथ मौजूदा कारोबारी सूरत हाल का स्कोर -32 पर आ गया है। मुल्क के तकरीबन 61% आबादी और कारोबारी शख्सियात का कहना है कि उनकी मुस्तकबिल की तवक्कुआत मनफी है, जबकि सिर्फ 38% ने सूरत हाल में बेहतरी की तवक्को जाहिर की है। फ्यूचर बिजनेस से कॉन्फिडेंस से स्कोर माही तिमाही में 11% पॉइंट्स की कमी के साथ साथ -22 हो गया है। ये तो जनाब आदाद शुमार की सूरत हाल है और ये अक्सर लोगों को शायद समझ आए नहीं आए, लेकिन मईशत के हवाले से एक बुनियादी सूरत हाल ये होती है। पिछले अप्रैल को उठा के देख लें और इस अप्रैल को उठा के देख, पिछले रमजान की शॉपिंग को उठा के देख लें और इस रमजान की शॉपिंग को उठा के देखें। पिछले रमजान में भी आपने ईद की शॉपिंग की होगी, उस वक्त वो शॉपिंग आपकी जेब पर कितनी भारी पड़ी, और इस दफा ये जो शॉपिंग आप करेंगे ईद के लिए, जो कि तकरीबन 13 दिन बाद ईद है, तो अब आपकी जेब पे कितनी भारी पड़ रही है। जो भी चीज आप खरीदने जाते हैं, अगर पहले वो 3000 की थी तो आज उसमें होश रुबा इजाफा हो गया है, डबल से ज्यादा उसकी कीमतें हो गई हैं। हमने एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया है, आवाम की राय भी जानी है, वो भी आपको दिखाएंगे कल इंशाल्लाह। लेकिन सूरत हाल महंगाई के हवाले से पाकिस्तानियों की बस से बाहर होती हुई चली जा रही है। लेकिन ये सूरत हाल कि यहीं पर रुक जाएगी या आगे भी सूरत हाल मजीद खराब होगी? शाहिद हसन सिद्दीकी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। मईशत के हवाले से बहुत बेहतर तरीके से चीजों को जानते हैं, हमसे बेहतर मामलात रखते हैं। तो जनाब सर शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, IMF से तो सूरत हाल बेहतर होती हुई नजर आ नहीं रही है। आज इसहाक डार साहब का बयान मैं देख रहा था, वो कह रहे थे जनाब हम तो मेंबर हैं, हम भिखारी थोड़ी हैं कोई, हमें वजीर आजम ने मना किया इसलिए हम नहीं गए, अगर हमें जाना होता हम चले जाते। IMF से सूरत हाल बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। और ये अभी 1-8 महीने की बात नहीं है, मैंने 4 महीने पहले भी आपको अपने प्रोग्राम में लिया था, उस वक्त भी ये गोमगो वाली सूरत हाल थी। ये सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी सर? बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे यह अर्ज कर दूं कि गुज़श्ता 13 महीने में जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद किया गया है, जिससे न सिर्फ ये कि अवाम तबाह हुए हैं बल्कि पाकिस्तान की सलामती को खतरात कई गुना बढ़ गए हैं। ये बहुत संगीन बात है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि अब इसको ठीक करना कोई आसान काम नहीं होगा। मैं सिर्फ 4 बातें आपको बताऊंगा तो बड़ी आपकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। पहली बात यह है कि अगले 3 वर्षों में हमने 80 अरब डॉलर से ज़्यादा बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी हैं। मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं है कि IMF का मामला तय हो जाएंगे, लेकिन वो मसले का हल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उससे तो सिर्फ बुरान की कैफियत ख़त्म होगी,
हमारी ग्रोथ रेट तो सिफर रहेगा, हमारी महंगाई तो बहुत ज़्यादा रहेगी। हमारा पहला मसला ये है कि अगले 3 वर्षों में 80 अरब डॉलर से ज़्यादा की जो अदायगियाँ करनी हैं वो हम अपने वसाइल से नहीं कर 80 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी हमने? जी बिल्कुल। मैं 80 अरब डॉलर से ज़्यादा का लफ्ज़ क्या है, मैं ज़्यादा डराना नहीं चाहता, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा है। सर ये 80 अरब नहीं डरा दिया सर, ये 3 अरब डॉलर है हमारे पास शायद अभी। नहीं, हम इतना छोटा मुल्क भी नहीं है। मैं आपसे वही आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्जों की रीशेड्यूलिंग करा लें, उनको पता नहीं है अब रीशेड्यूलिंग नहीं हो सकती, इसलिए कि IMF वर्ल्ड बैंक के जो लोन्स होते हैं वो रीशेड्यूल नहीं होते। पेरिस क्लब के जो है वो करा के जा चुके हैं मुशर्रफ साहब 2030 तक। अब गुंजाइश नहीं है। अब सिर्फ ये है कि या तो आप डू मोर की शराइत मान लें, कौमी मुफादात के खिलाफ कुछ शराइत मंजूर कर लें खामोशी के साथ, तो आपको फिलहाल बचा लिया जाएगा आने वाले बरसों में। इसमें कोई पाकिस्तानी को कोई शुबा नहीं है कि या तो आप कौमी मुफादात सलामती के खिलाफ शराइत माने। वो IMF सर मैं चाहूँगा वो शराइत आप बताएं, वो शराइत हो कौन सी सकती हैं? देखिए बात दरअसल ये थी कि सीधी बात ये है कि हमारे जौहरी प्रोग्राम को खतरात लाक हैं। आप ये बात भूल रहे हैं लोग कि डार साहब को कहना पड़ा कि हमें कोई खतरा नहीं है। जी क्यों कहा उन्होंने? इसलिए खतरा उनको नजर आ रहा था। अगर खतरा नहीं होता तो वजीर दफा कहते। तो वो खतरा मौजूद है, नंबर 1। लेकिन देखिए इसमें ये मामला इतना सिंपल नहीं है। अब आपको 1 अरब डॉलर की किस्तें मिले तो ये 80 अरब डॉलर आपको चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये बात, हमारी इंपोर्ट्स आज भी दुगनी है हमारी एक्सपोर्ट से। इसको हम रेमिटेंसेस से पूरा कर रहे हैं। तकरीबन हमारे 3 वर्षों में 95 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस मुतवक्के हैं। ये एक्चुअल रेमिटेंसेस नहीं है, ये हुंडे वाला है। अब आप ये देखिए कि हुकूमत ने तस्लीम किया, स्टेट बैंक ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान में हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ा। स्टेट बैंक ने इंपोर्टर से कहा कि जनाब आप ऐसा करें कि अपने पैसों का खुद इंतज़ाम करें LC खोलने के लिए, तो उन्होंने हवाले से बाहर पैसा भेजा, रिकॉर्ड पर आ गया। तो आपका जब 178 से 285 पर डॉलर आया है 1 साल में, तो FATF अंधा है क्या? उसको नज़र नहीं आ रहा कि ये जो आप कह रहे हैं हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ा है पाकिस्तान में, ये तो आपने खुद बढ़ाया, स्टेट बैंक कह रहे हैं। तो 2024 में हम गर्दन से पकड़ सकते हैं। तो ये रेमिटेंसेस पर इतना बड़ा झटका लगेगा। तो ये जो 80 अरब डॉलर से ज़्यादा मसला दूसरा ही आ रहा है कि रेमिटेंसेस पर अगर झटका मारा जाता है और पाकिस्तान को दोबारा वो शुरू कर दिया जाता है ग्रे लिस्ट लगाने के लिए, क्योंकि हम जुर्म तस्लीम कर चुके हैं, स्टेट बैंक ने तस्लीम कर। और इसके सर कितने चांसेस हैं? बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से निकले ना हम लोग। तो नहीं, देखिए ग्रे लिस्ट से कार्रवाई 2024 में शुरू होने के 80% चांसेस हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अगर आपने उनको अमेरिका की शराइत जिसकी मैं बात कर रहा था, न्यू ग्रेड गेम की शराइत, वो करते हैं तो वो शायद थोड़ी सी मोहलत दे दें। वो तलवार लटक चुकी है 2024 में हमारे ऊपर। 2 तीसरी बड़ी अहम बात बता दूँ, रेवेन्यूज जो हमारे अगले साल जो रेवेन्यूज मिलेंगे टैक्सों के, उसमें आप सूबों को हिस्सा दे दीजिए, वो NFC अवार्ड है, कानून है। उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पर आप कर्जों पर सूद अदा नहीं कर सकते, तो मुल्क कैसे चलेगा? ये तीसरा बड़ा सवाल। चौथा, हमें अभी तक चीन ने बचाया है। अब चीन आलमी मालियाती निज़ाम में अपना हिस्सा मांग रहा है और उसको हिस्सा मिलेगा, तो वो अब आलमी मालियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ जाके पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। यानी IMF अगर हमें हेल्प नहीं करेगा, हमारे मुआहदात नहीं होंगे, आगे चल के मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो हो जाएगा, तो चीन भी हमारी मदद नहीं कर सकेगा। और शायद वो ये भी कहेगा पाकिस्तान से कि जी कनेक्टिविटी का मतलब ये कि भारत को आप ज़मीनी रास्ते से राहदारी दें। तो ये जो बड़े ख़तरात हैं, इससे जौहरी प्रोग्राम को ख़तरा है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को ख़तरा है, पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है, पाकिस्तान के इस्लामी तशक्कुस को ख़तरा है, पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम को ख़तरा है जो 10 करोड़ से ज़्यादा गुर्बत बेरोज़गारी के नीचे हैं। तो क्या आज हम ये फैसला कर सकते हैं, ये करने के लिए तैयार हैं कि अगले 1 हफ्ते में या तो आप ये फैसला कर लें जो जैसे हमारे साबिक सदर साहब कह रहे हैं कि जी हाँ, कि डिफ़ॉल्ट करने से क्या फ़र्क पड़ता है, दिवालिया होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर दफ़ा कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, हम दिवालिया हो चुके हैं, ये शौक पूरा कर लें, फिर आप 2024 में अपने हाथ खड़े कर दें, फिर वो फैसला करेंगे कि आपको किन शराइत पर आपको बचाया जाएगा, या तो वो फैसला करेंगे। एक रास्ता हमारे पास है, उसके अलावा अगर कोई आदमी को दूसरा रास्ता बताता है वो अपने आप को और अपने मुल्क को धोखा देता है। अब सिर्फ एक रास्ता है और वो ये है कि अगले चंद रोज़ में, मैं इंतखाबात को मुलतवी करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, आइन के अंदर चलना है, अगले चंद रोज़ में हमारी तमाम पार्टियां चाहे कौमी सलामती कमेटी करे या जिसमें तहरीक इंसाफ भी हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे, क्योंकि उन्होंने 183 के जो तहत फैसला दिया है वो मफाद आम्मा का था,
उसमें उनकी जिम्मेदारी थी कि वो ये कहते हैं कि जो तीनों बड़ी पार्टियों के मंशूर में है, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, मईशत को दस्तावेजी बनाएं, GST को 18.5 से जो है वो 7% पर लाएं, पेट्रोल डीजल को ख़त्म करें, जुलाई से ये करें, उसके लिए कानूनी इस्लाहात करें, कानून बनाएं। यानी मिसाक जमहूरियत से बड़ा धोखा कोई नहीं है। तो स्टेट सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे 184(3) के तहत या कौमी सलामती कमेटी करे कि अगले चंद रोज़ में ये कानून साजी कर ली जाए, यानी हलफनामा इनसे लिया जाए, और जब भी इलेक्शन हो, इलेक्शन फॉर्म में ये कॉलम हो कि मैं फला पार्टी के टिकट पर लड़ रहा हूँ, मेरी पार्टी ने ये वायदा किया है कि वो टैक्सों की ये इस्लाहात करेंगी, उनकी तफसील होगी, तवानाई के शोबे में इस्लाहात करेंगी, तालीम और शोबे के में इस्लाहात करेंगी। सर, इस तरह के मुआहदे आपको नहीं लगता कि सियासत की नज़र हो जाते हैं? आपने खुद कहा वो मिसाक जमहूरियत हुआ था, वो भी एक मजाक हुआ था। मैंने इसीलिए कानूनी, मैंने कहा कि नंबर 1, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए इकोनॉमिस्ट बात नहीं कर रहा। मेरा कहना यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट उस फैसले में हुक्म दे, ये हमारी सलामती को कौंसिल में है जिसमें तहरीक इंसाफ को भी बुलाया जाए, वो हलफनामे पे दस्तखत करें कि ये हम कानून साजी करेंगे, और जो इंतखाबी फॉर्म में ये लिखा हो, जो किसी पार्टी के टिकट पर लड़ाए कि मेरी पार्टी ने अगर ये इस्लाहात नहीं की तो मेरी मेंबरशिप खत्म, मेरी मैंडेट खत्म, हमारा इलेक्शन खत्म। वो अगर आप नहीं करते तो फिर खुदकशी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसको तो सर कानून की शक्ल नहीं दी जा सकती। मैंने आपसे कहा इस्लाहात को कानूनी शक्ल सुप्रीम कोर्ट 184(3) के मतलब वो कानून बन जाएगा आपका, वो कानून बनेगा, उसका डेविएशन नहीं। उसमें मैंने बार बार कह रहा हूं, उसमें ये क्लॉज होगी कि जो पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद नहीं करती उसकी मेंबरशिप खत्म, क्योंकि मैंने कहा इंतखाबी फॉर्म में हलफनामा डालें आप, हम बचने का रास्ता, क्योंकि या तो आप खुदकशी करें या अपने मेरे मुल्क को बचाना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कानूनी इस्लाहात और हलफनामे तमाम बड़ी पार्टियों सर, अब आपने क्योंकि आपने लॉ के हैसियत से, लॉयर के हैसियत से आपने तमाम चीजें बताई है ना कानून के तनाजुर में, मैं एक सियासी सवाल भी आपसे कर लेता हूं। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये इकोनॉमी के हवाले से कोई इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है हुकूमत की जाने से? क्योंकि मैं यह सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं, मईशत के हवाले से आपको बेहतर तरीके से पता है, तो आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है भी आपको अंदाजा होगा। देखिए, अब जो कुछ हालात हो गए हैं उसमें इमरजेंसी नाफिज करना तबाही का नुस्खा होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो हालात लग रहे हैं, लोगों को अभी अंदाजा नहीं है कि जौहरी ताकत में, जब ये कुछ एक ऐसी जौहरी ताकत जहां हिंदुस्तान जैसे मुल्क नजरें जमाए बैठे हैं कि अपने मुल्क में दहशतगर्दी करा के हमारे ऊपर इल्जाम डाल देंगे, हम किस तरंग में हैं हमें अभी तक पता नहीं है। अगर हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें खुद मोदी कराता है और अमेरिका कहता है जी इसकी जड़ें पाकिस्तान में है, हम डू मोर का हमसे कहा जा रहा है। इस वक्त मसला मेरे मुल्क का है, अमेरिका डू मोर हमसे कराना चाहता है न्यू ग्रेट गेम के तहत, क्योंकि पाकिस्तान इतनी बड़ी कुव्वत बन गया है और चीन को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना अमेरिकी पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता है। तो या तो आप उनके अपने कैंप में जाके अपने आप को ऑर्डनरी मुल्क बना लें कि जी हमारी कोई सरहदें ना सिवाय भारत के ना चीन से मिलती हैं, हम अपने जोग्राफी नक्शा तब्दील कर लें, अपनी जौहरी कुव्वत को सरेंडर करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपने पर काटना शुरू कर दें, तो अमेरिका आपसे खुश हो जाएगा। या आप वो हलफनामा कर लें। अब ये कौम को फैसला करना है, इज्तिमाई खुदकशी करनी है। लेकिन ये मैं बता दूं कि इमरजेंसी वगैरह ये वो चीजें हैं, लेकिन अब तो शायद उसकी जरूरत ही ना पड़े। जो लीगल हालात बन रहे हैं इसमें इनको जवाब मिलने वाला है, क्योंकि दहशतगर्दी की हमारे अभी कल फैसला हो गया कि दहशतगर्दी की वारदातें तेज करेंगे। सर, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं चाह रहा हूँ सर, खुर्रम शहजाद साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, उनसे भी जरा मजीद बात कर लूँ और पूछता हूँ सर ये पॉइंट्स उठाए हैं वो किस हद तक इससे इत्तेफाक करते हैं। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। सर, ये इकोनॉमी की सूरत हाल भी इतनी खैरियत से है या आने वाले वक्तों में मजीद खराब होती चली जा रही है? जी देखिए, खराब तो काफी हो चुकी है और मुझे लगता है कि खराबी ये काफी टाइम तक रहेगी। आप ये साल एक्सपेक्ट करें कि इसमें महंगाई भी आपकी पीक पर रहेगी, शरह सूद भी यहाँ से मजीद बढ़ने के चांसेस हैं, 21% तो हो गया ना मेरे ख्याल से, मजीद स्लो डाउन होगी और आपकी रुपये की कदर में मजीद कमी होगी और उसका इम्पैक्ट आपको पता है कि जिस तरह से अभी भी रहा है महंगाई की सूरत में और आपकी इम्पोर्ट्स की रिस्ट्रिक्शंस की सूरत में, तो ये थोड़ा कंटिन्यू करेगी क्योंकि आपने जो कर्जे की अदायगियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं अगले 2-3 सालों में और इस साल भी हैं। और अभी अच्छी बात यह है कि कुछ डेवलपमेंट ऐसी हुई है जिसपे सऊदी अरेबिया ने जो है इन राइटिंग जो है IMF को ये लिख दिया है कि पाकिस्तान को $2 अरब देंगे और एक UAE की तरफ से अभी कमिटमेंट जारी है। तो आई थिंक ये तो आपका रास्ता खुल जाएगा, लेकिन चैलेंजिंग सिचुएशन इसके बाद शुरू होगी जब IMF का प्रोग्राम ऑन बोर्ड हो जाएंगे आप, उसके बाद साहब कह रहे हैं अगले आने वाले सालों में हमें 80 अरब रुपए की अदायगी करनी है। सर हमारे पास $80 अरब की अदायगी, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है सर। ये
जी जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपकी अदायगियाँ बहुत ज्यादा हैं, या तो आप IMF प्रोग्राम में अगर मजीद डिले होता है तो आपके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, अगर नहीं होता उसके बाद मैं कहना चाह रहा हूँ जो चैलेंजेस हैं वो IMF प्रोग्राम के होने के बाद शुरू होंगे। अच्छा, आपके यहाँ अभी चैलेंजेस नहीं है, अभी चैलेंजेस शुरू होने बाकी है हमारे पास हैं। जी जी बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये साल तो आप ये समझें कि ये टफेस्ट साल होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, और उसके बाद भी अगला साल जो है जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, कोई नई गवर्नमेंट आके मैंडेट लेके और नए डिसीजंस नहीं लेती, उसको कितने साल लग जाएंगे अंदाजन? जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं उसको कितने साल लग जाएंगे सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए पाकिस्तानी कम से कम आपको 2 साल लगेंगे। वो भी आपने अगर नई गवर्नमेंट आती है और वो डिसीजंस देना शुरू करती है, या फिर यही गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू करती है और वो हाफ डिसीजन लेती है, उसमें सबसे बड़ा डिसीजन मैं आपको बताऊं वो बजट डेफिसिट पे कट लगाना है 30% का। आपकी SOEs को जो है वो बंद करना है, रोकना है, या जो है ना आपकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है और रनिंग ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री गवर्नमेंट दोनों का मिलिट्री जो है वो बजट, ये दोनों मिलके आपको एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा बजट डेफिसिट के ऊपर 20-30% का। फिर कहीं जाके आपके ऐसे क्योंकि सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट का इम्पैक्ट है वो गवर्नमेंट की बोरिंग से आता है, और गवर्नमेंट की बोरिंग बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी होती है। ये चीजें जब तक समझ नहीं आएंगी आपको, आप अपने आपको एफिशिएंट नहीं करेंगे, आप यकीन माने आप अगले 2 साल भी क्या आप 10 साल भी लगे रहें तो आपकी इकोनॉमी। सर आपने कहा अभी ये रुपया मजीद बेकदर होगा और शरह सूद मजीद बढ़ेगी, 21% गालिबन इस वक्त शरह सूद चल रही है, आपको क्या लगता है कहां तक जाएगी और रुपया कितना मजीद और बेकदर होगा? 289 तो हो गया है गैस। देखें रुपया जो है वो आप जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा है डॉलर पर, आपके यहाँ रिजर्व नहीं है, और आपके यहाँ IMF का जो लोन आएगा उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता जो डॉलर की रिक्वायरमेंट है वो खुलना शुरू होगी। वर्ल्ड बैंक ADB इसमें आपको अपनी जो है वो लोन्स जो है वो मजीद देना शुरू करेंगे। आपके पास कमर्शियल मार्केट जो है बॉन्ड की वो आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर खुलना शुरू होगी। तो मुझे लगता है कि रुपी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रिशिएट करता रहेगा, 7% से 8% से 10% से, ये हर साल आपको डिप्रिसिएशन चलती रहेगी जब तक आप इस काबिल नहीं हो जाते कि अपना करंट अकाउंट डेफिसिट आप 1% ऑफ या 2% ऑफ GDP यानी कि $6-7 बिलियन या $8 बिलियन पे ले आते हैं, और उसके साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर होना शुरू होती हैं। और आपके यहाँ सबसे बड़ा जो मिसिंग पॉइंट है, मिसिंग एरिया है, वो फाइनेंशियल अकाउंट है, जिसके अंदर आपके यहाँ FDI नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में नई जो है वो नया पोटेंशियल, नया पैसा नहीं आ रहा। वो आएगा, उसके बाद आपको जो है वो रुपी स्टेबलाइज होगा। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि आप करेंसी, और करेंसी सबसे बड़ा इशू ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैं शाहिद साहब से भी इस पे बात कर लेता हूं। शाहिद साहब ये इत्तेफाक करते हैं सर इस सारी बात पे जो खुर्रम साहब कह रहे हैं? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैंने $80 बिलियन कहा था, ये जो सऊदी अरब से मिल रहा है, ये उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब उसके बाद की बात है ये? उसके बाद, वरना तो ये मेरे ख्याल से 90 के करीब है, इसीलिए मैंने कम कर दिया। लेकिन आप IMF प्रोग्राम तो हो जाएगा, लेकिन ये हम भूल रहे हैं कि जून में IMF का प्रोग्राम खत्म होने वाला है। कौन सा टाइम रह गया है? मेरी नजर उस पर है कि जून में आपका प्रोग्राम IMF का खत्म हो गया, अब आप मार्केट में बैठे हैं, और आपका जो है इस वक्त मेरा जो डिस्काउंट रेट है 21%। क्या लोगों को पता है कि भारत का डिस्काउंट रेट कितना है? 6.5%। भारत में महंगाई 6% है, मेरे मुल्क में 35% है। भारत में ग्रोथ रेट मईशत की शरह 6% है, मेरे मुल्क में 0% है। हम इन चीज़ों को फरामोश कर रहे हैं। बरामदात कैसे बढ़ेंगी? आप तो कम्पीट नहीं कर सकते। नंबर 1, ग्रोथ रेट इस साल 0% आने वाला है। दूसरी बात यह कि 1980 से आज तक आपका ग्रोथ रेट भारत और बांग्लादेश से कम है। तो ये बात समझना कि 21% से नीचे लाने के बाद ग्रोथ ले आएंगे अगले 5 वर्षों में। अगर मैंने जो आपको ये बताया कि हलफनामे वाली बात, इसके अगर नहीं करते, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह ताला मेरी बात गलत साबित करे, अगले 5 साल में आपकी मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। हमारी कभी कम नहीं हुई है। हम तो अपने नए कर्जे लेके पुराने कर्जे दे रहे हैं। अब दुनिया बदल रही है, अमेरिका का रवैया बदल गया है। अमेरिका को चीन को कंटेन करना चाह रहा है, पाकिस्तान अब उनका लाडला नहीं है, अब भारत उनका लाडला है। उनकी तरजीहात मुख्तलिफ हैं। चीन बदल रहा है। सऊदी अरब, जिसने किसी ज़माने में हमें $1.5 अरब तोहफा दिया था कि जी आप रख लें, वापस मत करें, अब वो सूद पे देने के लिए शराइत पे शराइत लगा रहा है। कतर हमारे ऊपर शराइत पे शराइत लगा रहा है। तो आप ये समझ लें, दुनिया बदल चुकी है, हम बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि अगले 5 साल में जो है हमारी मईशत बेहतर होगी, या खुदा न खास्ता जो है हम जो है अपनी आवाम को। सर, हमारी एक्सपोर्ट्स कभी भी उस काबिल रही नहीं है ना कि वो पाकिस्तान की मईशत का बोझ उठा सके। हमें कभी सऊदी अरब की तरफ देखना पड़ता था, कभी चाइना की तरफ देखना पड़ता था, कभी IMF की तरफ देखना पड़ता था, कभी अमेरिका की तरफ देखना पड़ता था। तो आने वाले वक्तों में
में ऐसा कौन सा ये जादू की छड़ी चल जाएगी कि आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगी, सारे मामला हो जाएंगे? शायद साहब मैं वही फिगर आपको दे रहा था ना, मेरी गुजारिश सुन लें आप। जी जी। 4 महीनों में $133 बिलियन का हमने तिजारती खसारा, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क, उसको हमने पूरा किया है $105 अरब की रेमिटेंसेस से, जिसमें से बेशतर रेमिटेंसेस नहीं है, ये 111(4) के तहत आई हैं, जिसमें हर $1 लाख के ऊपर हमें 25-30 लाख का टैक्सों का नुकसान होता है। ये चलने वाला नहीं है। मैं करंट अकाउंट डेफिसिट को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तिजारती खसारे को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये तो आर्टिफिशियली आप करंट अकाउंट को कर रहे हैं। हमारा जो तिजारती खसारा है वो अगर $30 अरब से ज्यादा है, तो ये हमारे एक अजदहा है जो हमारे ऊपर बढ़ रहा है। ये अजदहा को आप रेमिटेंसेस से कवर करना, आग से खेलना है। ये किसी वक्त भी कतगन लगाई जा सकती है। तो आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगे? आप ये बताइए कि मेरे मुल्क में जो एक्सपोर्ट होती है उसका बड़ा हिस्सा इंपोर्ट से होता है। रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, वो आप मंगवाते हैं, फिर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पहले उसका रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई चीज, और मशीनरी मंगवाते हैं आप। जी जी। तो फिर जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो उससे इंपोर्ट आपकी वहां से, रुपया आपका गिरेगा, रुपया आपका गिर रहा है। मुझे ये बताइए, कभी किसी ने सोचा कि 178 रुपया था फरवरी 2022 में, अब ये 285 रुपये हो गया, यानी 110 रुपये गिरा। जब आप $70 अरब की इंपोर्ट करेंगे तो 7,500 अरब रुपया पाकिस्तानी करेंसी में उसकी मालियत बढ़ गई, उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ गई, उसमें सेल्स टैक्स बढ़ गया, हुकूमत के मजे आ गए, इंपोर्टर्स के मजे आ गए। पाकिस्तान का कंज्यूमर और पाकिस्तान की सनतें कहाँ जाएंगी? आप कंपीट ही नहीं कर सकते हैं जब तक रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे टैक्सों और तवानाई के शोबे को। ये इसमें इस्लाहात से काम होने वाला नहीं है। ये बात हम 1980 से देख रहे हैं। हम एमनेस्टी बार बार देते हैं, हम IMF के पास जाते हैं, फिर IMF के पास जाएंगे। भारत 2011 के बाद से IMF के पास नहीं गया, 1994 के बाद से। बांग्लादेश 2011 के बाद आज गया। और हम वो भी मैंने सर सुना है कि उनके पास कोई ठीक ठाक $35 बिलियन थे, लेकिन उसमें फौरी कमी हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने $4 अरब कम हुए, तो फिर वो भागे भागे गए थे IMF के पास। ये तो बात 1994 की आप कर रहे हैं ना, भारत की बात। 1994 के बाद से वो नहीं गए। मैं आपको एक और फिगर दूंगा। भारत जो है वो आप जो 5वीं बड़ी मईशत है दुनिया की, पहले 7वीं था। हम जो है 41 से 48 पर आए हैं। बांग्लादेश 43 से 41 पर आए हैं। यानी हम वाहिद मुल्क हैं जिनकी की जो है रैंकिंग गिरी है इन तीनों में। और एक और अहम बात मैं आपको बता दूं, जो खौफनाक बात, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट GDP रेशो खित्ते के मुल्कों से कम है, एक्सपोर्ट GDP, और रेमिटेंसेस GDP सबसे हमारा ज्यादा है। ये रेमिटेंसेस जो है ना, ये बहुत बड़ा अलमिया है। आप 111-74 के मंगा के या गुजारा कर रहे हैं। एक्सपोर्ट GDP आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आपका जो है सनतों पर 21% पर आपका डिस्काउंट रेट है, बैंकों का 29% है, इस्लामी बैंकों का मुनाफा 42% है, खातेदारों को देते नहीं। चलिए सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा क्योंकि मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे। सूरत हाल बहुत संगीन है, उस पर मजीद बात करेंगे। जनाब आगे बढ़ते हैं और वापस आते हैं अपनी ट्रांसमिशन की तरफ। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मजीद ही बात करेंगे। शाहिद साहब, सर ये शरह सूद मजीद बढ़ेगी या जो रुपए की कदर है वो मजीद गिरेगी? देखिए, मैं आपको एक फिगर दे दूं तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। जी जी बताइए। चले जाएं मई 2022, एक साल पहले, उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई थी 13.8 और डिस्काउंट रेट था 12.5, यानी तकरीबन 1 का फर्क था, बहुत बड़ा। अब वो 12.5 से डिस्काउंट रेट 21 पर आ गया और ये महंगाई थी 13.8 से 34 पर आ गई। तो स्टेट बैंक को और हमारे इदारों को नजर नहीं आ रहा कि डिस्काउंट, हमारा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में कमी बेशी करना मौसर नुस्खा नहीं है। ये आपका ये आदाद शुमार चीख के कह रहे हैं कि 1.3 का फर्क था मई 2022 में, अब ये 13% का फर्क हो गया। लेकिन इसकी तबाही बर्बादी की आप ये समझें कि ये तो इस्तेहसाली निज़ाम है। आप इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो सर ये आपको अगर समझ आ रही है बात, हमें समझ आ रही है, मईशत के माहिरों को समझ आती है बात, तो फिर ये जो इसको नाफिज करते हैं उनको समझ क्यों नहीं आती? अब तो मैंने सुना सर मजीद ये शरह सूद बढ़ जाएगा। देखिए, अब थोड़ा से की गुंजाइश है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जून के बाद से जो है नहीं बढ़ेगा, बल्कि थोड़ा सा रिवर्स होगा। मसला क्या है, हम एक बात को तस्लीम कर लें तो आपके सारे मसले ले जाएंगे। हमारी मईशत है अशराफिया की मईशत। हम बैरूनी अशराफिया के अहकामात भी वसूल करते हैं और मुल्की अशराफिया, तमाम बेशतर अहम फैसले मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया के मफादात में। बैरूनी अशराफिया इसलिए कि उनके ज़रिए कर्जे मिलते हैं और इक़्तिदार में आने के लिए, इक़्तिदार से हटने के लिए उनकी मदद की ज़रूरत होती है। बैरूनी अशराफिया जिसमें इस्तेमारी ताकतें भी हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक भी। मुल्की अशराफिया जो इलेक्टेबल्स हैं, जो इख्तियार में लाते हैं और गिराते हैं। तो हमारी पॉलिसियाँ उनके गिर्द घूमती हैं।
स्टेट बैंक को भी पता है। इसको मैं आपको एक सबूत दे दूं। हमारे IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक बयान दिया जो दुनिया भर में शाया हुआ, दुनिया भर में। उन्होंने ये कहा कि भाई हमने तो पाकिस्तान से ये कहा था कि आप अपने मालदार लोगों से टैक्स लें, जो मालदार दे सकते हैं उनसे इनकम टैक्स लें। हुआ क्या, IMF ने और हुकूमत ने जो मामला तय किए, ये IMF की शर्त कतई नहीं है। हमने कहा कि जी हम तो अशिया पे लगाएंगे, GST 18 कर देंगे, यानी जो फुटपाथ पे पड़ा है उससे हम 18% GST ले रहे हैं, मालदार तबके टैक्स नहीं दे रहे। और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर कहती है हमने तो कहा था कि मालदार लोगों से टैक्स लें, तो फिर आपने GST क्यों लगाया? फुटपाथ पे वाले आदमी से भी ले रहे हैं। और करोड़ ये शाह से ज्यादा शाह की वफादारी वाला मामला है। नहीं, देखिए दो शाह हैं, एक मुल्की अशराफिया है और एक बैरूनी अशराफिया है। दोनों के मदद से इख्तियार में आया जाता है, दोनों की मदद से दौलत बनाई जाती है। लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर पावर। अगर आप इस शिकंजे को नहीं तोड़ते, बैरूनी और मुल्की अशराफिया का एक मुकम्मल गठजोड़ है, अगर आप नहीं तोड़ते हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको डिस्काउंट रेट को बताया, स्टेट बैंक को सब पता है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। अब आपको एक और मिसाल दे दूँ। देखिए बहबूद में यतीम, बेवाएँ, पेंशनर अकाउंट है, वो पैसा लगाते हैं बेचारे। अब वो उनको अभी आपने बढ़ा के 17% कर दिया और 34% महंगाई है, तो आप तो उनको मनफी दे रहे हैं। यानी इन बेवाओं को बिजली के नर्ख बढ़ाए, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए और मनफी 17% मुनाफा दिया। लेकिन मालदार लोग ट्रेजरी में लगाते हैं, बैंक्स लगाते हैं, वहाँ पर आप 21% दे रहे हैं। जुल्म है नंबर 1। दूसरी बात जो है ना, मैं बड़ी अहम बात आपको बताने वाला हूँ कि गठजोड़ की मिसाल दे रहा हूँ। मैंने दुनिया भर में बैंकिंग की है, यूरोप में भी, इधर उधर। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कमर्शियल बैंक्स, तिजारती बैंक्स क्या कर रहे हैं कि निजी शोबे को कर्जा देने के बजाय हुकूमत में सरमायाकारी कर रहे हैं। तो मेरे पास जो आदाद शुमार है बैंकिंग सेक्टर के, दुनिया में वाहिद मिसाल है कि 18,000 अरब रुपए तिजारती बैंकों ने इन्वेस्टमेंट किया और 10,000 अरब के कर्जे दिए। अरे भाई, आपका काम तो था 18-20 हज़ार लोग थे निजी शोबे को, तो ग्रोथ होती। अब वो आराम से बैठे हैं कमरों में और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा लगा के मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये क्या तमाशा है? बिल्कुल, ये कमर्शियल बैंक वैसे नहीं। मैं जरा खुरम साहब से भी बात कर लूं क्योंकि टाइम की किल्लत है, मुझे वाइंड अप भी करना। खुरम साहब ये बताइएगा, कौन कौन से सेक्टर पाकिस्तान के अंदर ऐसे हो सकते हैं मईशत की बेहतरी के लिए, या जो बिल्कुल ही वेंटिलेटर पर अभी इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है उसको वहां से निकालने के लिए जो माविन साबित हो सकते हैं, जो सेक्टर्स ऐसे हैं जो आगे आके पाकिस्तान को वापस अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं? क्या कहेंगे शाह साहब? यही सवाल सर अगर आपसे करूं मैं। ये देखिए, बात दरअसल ये थी कि नंबर 1, अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो IT और इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, इसके अलावा आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। दुनिया भर में जो एक्सपोर्ट है वो इंजीनियरिंग सेक्टर की और IT की। हम टेक्सटाइल के पीछे लगे हुए हैं, एक तो ये बदलना पड़ेगा। और लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पूरी जो आपकी स्कीम है, शोएब साहब ने 1997 में IT कंपनी खोली थी, उस पर तो धावा बोल दिया था 2014 में, वो एक अच्छा एक कमा रही थी, पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा कर रही थी। तो आप मईशत में अगर सियासत लाएंगे तो कहीं से तो अहकामात आए होंगे ना। और ये सारा बिजनेस फिर उसके बाद इंडिया चला गया था। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये बैरूनी अशराफिया भी तो हम उनको भी तो खुश कर रहे हैं, मुल्की अशराफिया को भी कर रहे हैं कि अगर एक आदमी इस किस्म की बातें करता है कि IT और इंजीनियरिंग बढ़ाएं, टेक्सटाइल से जरा दूर हटें, तो वो तो पाकिस्तान को दुश्मन हो गया। तो ये चीज़ अवाम को हमने एजुकेट नहीं किया माजरत के साथ। अवाम को ये बातें पता नहीं है कि एक तबाही बर्बादी क्या हो रही है। तो एजुकेट करना भी तो नहीं चाहते ना। एजुकेट अगर कर देंगे तो फिर सवाल करना शुरू कर देंगे ना। वो मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ कि आप उसमें ऐसे टाइम दें, लोगों को बताएं गुर्बत है पाकिस्तान, मगर भारत में अगर जो है 6% है तो मेरे मुल्क में ग्रोथ 0 क्यों है? भारत में अगर महंगाई 6.5 है तो मेरी 34 क्यों है? उसकी वजूहत अवाम को बताएं कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम जिंदाबाद के नारे लगाते हो, जलसों में 8-8 घंटे जाके बैठते हो, अपने बीवी बच्चों को मारते हो, तो तुम अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करें, वो भी सड़कों पर आए। यानी मेरे सड़कों से मतलब ये एहतजाज करें, उनकी तरफ से आवाज नहीं। अच्छा सर, एक चीज और भी है, मैं कुछ चीजें सर पढ़ रहा था, मुझे एक चीज बड़ी दिलचस्प लगी। वो अब जर्मनी की मिसाल ले लें, जर्मनी में 5 बजे तक वर्किंग आवर्स होते हैं, लेकिन उसके बाद जो जर्मन लोग हैं, मतलब जो पाकिस्तान से, भारत से या जर्मनी से बाहर से हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो जर्मनी के हैं वो मजीद 3 घंटे काम करते हैं। आप चाइना की मिसाल उठा के देख लें, आप बांग्लादेश की मिसाल उठा के देख लें, वहां पर घर का हर फर्द काम कर रहा होता है। ये पाकिस्तान या बहुत हुआ भारत का एक तबका ऐसा है जहां पर एक बंदा कमाता है, बाकी 6-8 लोग जो होते हैं ना वो बैठ के खा रहे होते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है सर। आप देखिए, जब आपकी आधी आबादी, बांग्लादेश ने जो भी तरक्की की थी, उन्होंने औरतों को एम्पावर करके कॉटन इंपोर्ट करके गारमेंट उनके हमसे ज़्यादा चले गए। आप खुद देख लीजिए, हमारे पास कॉटन है और गारमेंट का एक्सपोर्ट बांग्लादेश कर रहा है। उन्होंने औरतों को माइक्रो फाइनेंस देके घर पे बिठा दिया। हमारा मसला क्या है, हम चाहते नहीं हैं
हम ये चाहते नहीं है कि अशराफिया को झटका लगाए, आवाम को ताकतवर बना के। एक मिसाल दे दूं, लेकिन सियासतदानों का किरदार मैं आपको बता दूं। डार साहब ने पिछले 1 महीने में 4 दफ़े असेंबली में कहा है, कल भी टीवी पे कहा है कि जी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई थी तो हमारी इकनॉमी का वो जो था रैंकिंग 24 थी, वो 47 पर आ गई। अब ये तो चार्जशीट उन्होंने कर दिया तहरीक इंसाफ को। मैं आज रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि हम 24 से 47 नहीं आए हैं, हम 41 से 47 आए हैं। तो सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग बैठे हैं वो ये बात क्यों नहीं कर रहे। 3 दफ़े डार साहब ने कह दिया, वो हम संजीदा नहीं हैं। हम एक दूसरे को चोर डाकू तो कहते हैं, लेकिन अगर वो डार साहब को पकड़ें कि जनाब ये 24 कब था ज़रा बता तो दें। आलमी रैंकिंग में हम 41 से 47 आए हैं। डार साहब बार बार कह रहे हैं, आज भी टीवी पे कहा है कि हम 24 से 47 आए। हम संजीदा नहीं हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते, एक दूसरे को गाली गलौज करना चाहते हैं, इल्ज़ाम तराशी करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस नहीं। तो आवाम भी एजुकेट नहीं है, सियासतदान भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, उनके वर्कर्स भी नहीं कर रहे। तो इस्तेमारी ताकतों को और अच्छा सर, क्योंकि आप आवाम की बात कर रहे हैं ना, मैं बुनियादी तौर पर, क्योंकि इन तमाम चीजों का असर डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो नहीं कहना चाहिए, डायरेक्टली आवाम पे पड़ता है। ये बताइए सर, आने वाले वक्तों में आवाम की कुव्वत खरीद की जो सकत होती है वो मजीद खराब होगी, मजरू होगी, मजीद कम होगी, क्या होगा सर? बिलाशुबा मैं आपको एक फिगर दे दूं, 2080 तक आप बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, 2080 तक पाकिस्तान की फीकस आमदनी जो पहले 2030 तक OECD के बराबर पहुंचनी थी वो नहीं पहुंचेगी। पाकिस्तान हमारे आइन में 25A में है कि 5 से 16 साल के बच्चे को तालीम दी जाएगी, लाजमी और मुफ्त। 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आइन की खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है, बजट में प्रोविजंस नहीं रखी जा रही। और तमाम पार्टियों ने ये दस्तखत किए थे कि हम 2015 तक GDP का 7% तालीम पे करेंगे, आप तो 2% भी नहीं कर रहे। उसमें किसी को आइन की खिलाफ वर्जी नजर नहीं आती। हमारा कहना यह है कि हम भी तो मुखलिस नहीं है। जो लोग तालीम के नाम पे चंदे इकट्ठे कर रहे हैं वो भी ये नहीं कहते कि जी आप उसको सप्लीमेंट करें ना। आप तो सर जिस आइन का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उस आइन में कहीं ये भी तो नहीं लिखा होगा ना कि तालीम को एक आप कारोबार बना लें। इस वक्त तो तालीम एक कारोबार बन गई है ना। नहीं, उसमें लिखा तो जरूर है, इसलिए कि उसमें कहा गया कि आप मुनसिफाना पॉलिसी बनाएंगे, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो आम आदमी के मफाद। हमारे आइन में कोई खराबी नहीं है, बड़ा जबरदस्त, मैंने पूरा आइन पढ़ा है। हम उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उस पर अमल करेंगे नहीं करते हैं हम अमल, लेकिन अपने हिसाब से करते हैं जहां हमें फायदा होता है, तोड़ते हैं, उसको तोड़ के करते हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, हम आइन पर अमल दरामद नहीं कर रहे, उसको मोल्ड करते हैं अपने मफाद में। देखिए अशराफिया के मफादात जो हैं वो अजीम हैं। कानून जिसमें तालीम है, सेहत है, हमारे आइन में तो ये भी लिखा है कि कुरान और सुन्नत के कोई खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। सोशल जस्टिस की भी बात की गई है, इंसाफ की भी बात की गई है। और शुरू में जो आइन नंबर 3 है उसमें ये लिखा है हर किस्म के इस्तेसाल का खात्मा किया जाएगा। तो आपका टैक्सों का निज़ाम इस्तेसाली है। हमारा जो है अदालतें ये फैसला कर देती हैं माजी में कि जनाब लूटी हुई दौलत जो बाहर गई है उसको बाहर ही रहने दें, वो तो उनका इख्तियार ही नहीं है। चलिए सर, अच्छा ये बताइए, अभी जून तक IMF के साथ IMF का प्रोग्राम है, अगर जून गुजर जाता है, हमारे मामला नहीं सेटल हो पाते, देन व्हाट सर, फिर क्या होगा? जून के बाद क्या होने जा रहा है? ऐसा नहीं होगा आपका, इसलिए कि वो हमसे ज़्यादा बेचैन है। अमेरिका और IMF हमसे ज़्यादा बेचैन है कि घुटनों के बल गिरा के हमें पैसा दे दें। अब उन्होंने गिरा दिया है, हम गिर चुके हैं, सिजदे में जा चुके हैं। अब आपको पैसा मिल जाएगा, जून तक ये प्रोग्राम चलेगा, जून में ये ख़त्म हो जाएगा। ये बात अब ख़त्म हो चुकी है कि वो आपको मज़ीद गिराएंगे, क्योंकि अब उसका अगले फेज़ में जा रहे हैं, न्यू ग्रेड गेम पे, जिसमें अगले फेज़ में अब गहरा तंग करना है। इस फेज़ में जो उन्होंने मकासद करना था वो कर लिया, वो कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। इसमें मुझे कोई शुबा नहीं। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन वाले से ये हिंसों का खेल होता है, समझ में आता है कुछ लोगों को नहीं आता, लेकिन असल चीज़ मुतासर होती है आवाम मुतासर होती है। गुज़िश्ता साल 9 अप्रैल को गालिबन वो तारीख थी पिछले साल की जब रातों रात लोग जब सहरी में उठे ना तो पता चला भाई खान साहब की हुकूमत जा चुकी है, नए वजीर आजम आएंगे और ये कहकर आए थे कि जनाब मुल्क की हालात बेहतर करेंगे, आम इंसान की जिंदगी को बेहतर करेंगे। लेकिन दिल पर हाथ रखिए, इस बात का फैसला आप खुद कीजिए। और कल मैं आवाम में जाऊंगा, मैं वहां पर जाकर आवाम से पूछूंगा कि पिछले साल का अप्रैल या उससे पहले की सूरत हाल बेहतरी थी या फिर अप्रैल के बाद जो अभी तक सूरत हाल है वो बेहतर हुई है। पिछले रमजान में महंगाई ज्यादा थी या इस रमजान में महंगाई ज्यादा है। पिछले साल आप जब बच्चों की ईद की शॉपिंग करने के लिए जाते थे तो वो आपके जेब पर गिरा गुजरती थी या अब आपकी जेब को गिरा गुजरे? क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो आई थी ना वो ये कहकर आई थी कि तो हम आवाम की बेहतरी के लिए आए हैं।
अवाम की सूरत हाल को बेहतर करेंगे और जमहूर से ही जमहूरियत होती है। अगर जमहूर की राय को जमहूरियत में शामिल नहीं किया जाएगा तो उसको जमहूरियत तस्वुर नहीं किया जाएगा, और इसलिए कहा जाता है पाकिस्तान में लूली लंगड़ी किस्म की जमहूरियत है। तो हम कोशिश करेंगे जनाब अवाम में जाएं, उनसे पूछें कि उनकी सकत क्या है, किसको वोट देना। रजीम चेंज का जो ऑपरेशन 1 साल पहले 9 अप्रैल को किया गया था वो कितना कामयाब हुआ और उसके पाकिस्तानी अवाम पर क्या असरात मुरत्तब हुए। जनाब कल से 10 से 12 खुसूसी नशरियात होगी, जरूर देखिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह कल 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।